चलो भाई चलो। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है किसी की? नाराज हो रहे हो क्या? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलो यार, हाउ आर यू ऑल? चलो बहुत बढ़िया, अभी तक तो ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेंगे। अच्छा मुझे एक बार बताओ, लास्ट क्लास में कुछ भी नहीं किया था, चलो हमने कोई रिवीजन करने की उसकी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आओ फटाफट बैठो भाई। कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह है? दिख रहे कहीं पे? अच्छा ये इनके लिए सीट है क्या? रखो, बैठो बैठो फटाफट बैठो। देखो जी, हम लोगों ने ना अभी तक कुछ भी ऐसा जिसमें शुरू नहीं किया, बस एक दो बातें की थी। एक बार उसके बारे में जरा मुझे रिवाइज करवाओगे? कब बना था ये वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? फटाफट से बोलो। डेट डेट 25th डे ऑफ अप्रैल 1872। देखो एमसीक्यूज में ना ये इंपॉर्टेंट है डेट्स, सीएमए वाले बच्चों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका पेपर पूरा एमसीक्यूज का बनना है। सीए वालों के लिए भी एमसीक्यू आते हैं, तो ये डेट यूजुअली वो एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है ना, सब बच्चों को क्लियर है? देन एनफोर्स कब से हुआ था ये? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इतना क्लियर है जी सब बच्चों को? लॉक कर दे यहां तक। चलो इसके बाद हम लोगों ने बात की थी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। हाउ मेनी सेक्शंस? 266 टोटल सेक्शंस थे जब ये बना। कितने चैप्टर में डिवाइड था? यार सब बच्चे बोलो ना, आज कोई बच्चा जिसकी फर्स्ट क्लास हो? अच्छा इसीलिए नहीं बोल रहे हो अब तो ध्यान से टोटल सामने देख के बोल लो। हाउ मेनी सेक्शन? 266। कितने पार्ट में डिवाइडेड था ये हमारा? 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड था, जिसमें से लेटर ऑन 2 चैप्टर डिलीट हो गए, ओमिट हो गए। इन द ईयर 1930 कौन सा चैप्टर डिलीट हो गया? जो कि आपके सिलेबस में एक अलग से चैप्टर बना, क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स नहीं होता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एंड एक चैप्टर था जो लास्ट था हमारा, दैट इज चैप्टर नंबर 11, वो भी डिलीट हो गया। एंड नया चैप्टर कौन बना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के लिए और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबकी बेस मदर है सबका, कौन? कहां से निकले हैं दोनों के दोनों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या इतना क्लियर है सब बच्चों को? चलिए अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हमें खुद भी नहीं पता होगा, हम अपने जीवन में ना डेली बेसिस पे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, खुद भी नहीं पता होगा। अच्छा आप लोग अपने घर से ही आए, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मतलब क्या क्या आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे बताओगे जरा? मेट्रो टिकट, कोई बच्चा बस से आया। अच्छा सुबह सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? दूध वाले से? हाँ बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा है। चलो उसकी भी बात करेंगे। कोई धार्मिक, कोई सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। ना रिकॉर्डिंग आती है? नहीं मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता ना, अंदर वाला सॉफ्टवेयर लगा हुआ रूम में चल रहा है। चलो भाई इधर ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद जैसे हम लोग मेट्रो कैरी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट में आए तो हमें खुद नहीं पता हम डेली बेसिस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट, कितने एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा, जिसको पहले से पता है वो चुप रहे ना, जो नया बच्चा है, क्या जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पेन पेपर लेके बैठ के करना पड़ेगा? हाँ जी, या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप इंप्लाइड भी हो जाते होंगे? अब जैसे आप लोगों ने मेट्रो की टिकट ली, क्या आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में किया उनके साथ या ओरल में किया? तो ध्यान से सुनना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कागज पे बैठ के किया जाए। वो ओरली भी हो सकता है, वो राइटिंग में भी हो सकता है, और वो अगर हम बात करें तो कोई आपकी कंडक्ट की वजह से भी हो सकता है। बस फ्लाइंग ऑन द रोड, बस रोड पे चल रही है, आपने बस के अंदर चढ़े, क्या कोई ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बट क्या आपने कोई इंप्लाइड ऐसा एक्ट कर दिया, क्या उस वजह से भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यस और नो?
क्या एक बेसिक समझ में आ रहा है कि जो ये एक्ट है जरूरी नहीं है जो आपने लिख के किया होगा उसी पे लगेगा, ये लिखने वाले पे भी लग सकता है और ये किसके ऊपर, ओरल या इंप्लाइड यानी कोई एक्ट के ऊपर भी लगेगा। डन है जितना। तो सबसे पहले सारे बच्चे हेडिंग डाल लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जो मैंने एक बात बोली ना कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, अगर किसी बच्चे को वो अपनी लैंग्वेज में लिखनी है तो आप एक बार सामने से देख के लिख सकते हो, मर्जी है, मतलब ये वाली लैंग्वेज, सिर्फ ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है, फटाफट पढ़ लो उसको। जिसको नोटिंग करना है कर सकते हो, जो मेन बात होगी वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, बट थोड़ा सा क्विक। क्या लिखा है देखो सारे बच्चे, क्या लिखा है इसमें मैंने, ऑल ऑफ अस एंटर इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एवरी डे नोइंगली और अननोइंगली, जानबूझ के या अनजाने में, हमें खुद भी नहीं पता हम कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। ईच कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम राइट्स एंड ड्यूटीज अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हुआ, हमने दूध का पैकेट लिया, इसमें राइट एंड ड्यूटीज क्या हुआ? क्या सेलर की ड्यूटी बनती है कि आपको एक्सपायर्ड मिल्क ना दे, खराब खट्टा मिल्क ना दे, यस और नो? और क्या आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रॉपर पैसे दे? महीने के एंड में बच्चा बोल रहा है कि आपकी ड्यूटी बनती है, पूरा महीना आपने दूध पी लिया तो क्या लास्ट में उसकी पेमेंट नहीं करोगे? यस और नो। क्या दोनों पक्ष के बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट हो गई? यस और नो। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा राइट्स एंड ड्यूटीज अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब अगर कोई भी पार्टी उन ड्यूटीज को ब्रीच करती है, नहीं मानती है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद से आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हो। क्या समझ में आया? एक अलग से टॉपिक करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आने वाली 8-10 7-8 क्लास के बाद, देन आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे एनफोर्स कर सकते हैं हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो सारे बच्चे, कर ही लो सब लोग। एक कहानी स्टोरी टेलिंग होती रहेगी पूरे चैप्टर में, आप लोगों को एक रिदम बनेगा पढ़ने में। ये वाला लिखो इसको। बस ये लिखना रेड पेन वाला। मेरी ऑनलाइन वालों को तो मेरे कंटेंट नीचे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। ये नितिन सर कैसे मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर में? जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा होगा ना वो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना, मैं ऊपर कर दूंगा ऐसे मेरे सर के ऊपर। अब देख लो, लिख लिया अभिषेक आपने इतनी जल्दी? क्या कर रहा है, उड़ाया लिखा है? करो भाई करो। आप लोगों को दिख रहा है ऐसे यहां से? चलो। अगर कुछ बच्चे छुट्टी पे नहीं होते फिर कहाँ बिठाते हैं उनको? पुराने वाले बच्चे तो काफी सारे छुट्टी पे हैं, कहाँ बिठाएंगे उनको? हाँ, इस वाले संडे नहीं होगी क्लास, अगले, मैंने बोला तो 7 तारीख के बाद से शुरू करूंगा। आज क्या डे है? थर्सडे है, तो सैटरडे क्लास है। तो करो भाई करो फटाफट से। लिख लिया? उस बच्चे ने इतनी जल्दी कैसे लिख लिया? तुम इतना लेट लिख रहे हो, ऐसा क्या? चलो भाई चलो, इधर ध्यान दो सब बच्चे। कर लिया था क्या, रह गया किसी का? हो गया? चलिए अब देखो एक टर्म को समझते हैं, मेन टर्म है हमारी क्या, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि सर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है हमें राइटिंग में करना हो, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है। एक चीज आप मुझे ना
डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस एक जनरली एक बात मुझे बता दो, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये एक्सप्रेस हो सकता है, और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड हो सकता है? अगर मैं राइटिंग में बात करूं तो उसको एक्सप्रेस बोल देंगे, और अगर मैं ओरल बात करूं तो उसको इंप्लाइड बोल देंगे। आंसर इज नो। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? दर्शाना, बोलना, एक्सप्रेस करना, जो स्पेसिफिकली आपने बोल के किया हो कि हाँ भाई हम इस चीज को करना चाहते हैं। लाइक या तो बाय वर्ड, बाय राइटिंग हो, या क्या हो, बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? या तो राइटिंग में हो या वर्ड्स के थ्रू हो। एंड या और मान लो, चलो, या फिर और कॉन्टेक्ट किस तरीके से हो सकता है? बस इसके लिए अभी इतना ही लिख दो, बाय कंडक्ट ऑफ द, या एक्ट, बाय कंडक्ट या एक्ट ऑफ द पार्टीज। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस में चढ़े हो, मेट्रो में चढ़े हो, तो टिकट लेना है, इंप्लाइड है, कोई आपको आके चाहे बोलेगा, चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, ये इंप्लाइड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी। आप अगर क्लास के अंदर आके बैठे हो तो इट इज इंप्लाइड कि आप यहां पढ़ने आए हो या मजे लेने तो नहीं आए हो, इट इज इंप्लाइड। आप मूवी हॉल में जाके बैठे हो तो इट इज इंप्लाइड कि आपको टिकट लेके अंदर एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अंदर एंटर नहीं करो। कैसे बच्चों को समझ में आ रहा है? आप ये नहीं बोल सकते सर टिकट में अगर चेकर ने आगे पकड़ लिया आपको बस में कि सर कंडक्टर ने मुझे नहीं बोला था टिकट ले ले, मैंने तो इसलिए नहीं ली, क्या बोल सकते हो आप ऐसा? इट इज इंप्लाइड। वो बोलेगा खुद तेरे अंदर समझ होनी चाहिए ना, तू बस के अंदर अगर चढ़ा है तो तुम्हें टिकट लेनी चाहिए। क्या बोलते हैं वो लोग जब पकड़ते टाइम पर? आप बोलते हो सर मेरे को याद नहीं रहा, तो माना नहीं जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपके ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अब आपके ऊपर फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट इंपोज होंगी अगर आपने उसको नहीं माना तो। क्लियर है जी सब बच्चों को? डन है? चलो, अभी तक तो मैंने बताया था एक जनरली बात, अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई मुझे ना एक छोटी सी बात बताओ, चलो और थोड़ा सा जनरल लेके चलते हैं। ये एक बच्चा है, कौन बच्चा है ये? बच्चा कम बंदर ज्यादा लग रहा है, रुको। अरे ये आस्था नहीं है क्यों? ये एक लड़का है, ये कौन है? मिस्टर एक्स। नहीं, एक्स तो ये बनेगी ना, देखो। ये कौन है? ये, हाँ, आपका क्या नाम है? ये कौन है? पी आर ए है? प्रणव नहीं है, प्रणव है। ये कौन है? प्रणव। क्यों भाई, इज्जत देनी है ना। कोई नहीं, कोई नहीं, सुनो बस। ये कौन है? ये प्रणव की प्रणीता, ठीक है ना? ये प्रणीता है, और मुझे नहीं पता क्या है, मैं कौन सा पंडित हूं जो तुम्हारी भविष्यवाणी करूंगा। सुनो ध्यान से यार, प्रणव को ये ना अच्छी सी लगती थी। प्रणव ने इससे ना ऑफर किया, मुझे सोच समझ के बताओ, इसने एक्सेप्ट कर लिया, बस भाई, और क्या चाहिए? अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? सोच समझ के बताना। मैंने किसी को बोला मेरी गाड़ी से, मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहा हूं, मेरे को चेंज करनी है, मेरे को, मैं अपनी जीप कैंपस सेल करना चाह रहा हूं। आप बोल रहे हो कि हाँ सर मैं ले लूंगा। मैंने कहा 20 लाख रुपए की मैं सेल कर रहा हूं। आपने बोला चलो ठीक है हम सर रेडी है लेने के लिए। क्या मुझे बताओ, मैंने ऑफर किया आपको, आपने बोला कि हाँ सर 20 लाख की लेना चाह रहे हैं, क्या आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस और नो? फटाफट से। बट मुझे ये बताना कि जो ये प्रणव ने प्रणीता के साथ ऑफर किया और उसने एक्सेप्ट किया, क्या ये ऑफर, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वाई? कंसिडरेशन तो जो इसने बोला होगा यार, मैं तुझे घुमा के लेके आऊंगा, उसने बोला होगा। जो भी बोला होगा, हाँ।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर होगा। हाँ, तो मुझे बताओ सोच समझ के, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर इज नो। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीगल रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है। मतलब क्यों ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं? टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इसी चीज को अब हम फॉर्मल तरीके से समझते हैं, बिल्कुल कैजुअल तरीके से समझा है, बहुत ध्यान से यार। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इधर देखिए, हाँ जी, हाँ वो लिखवाऊंगा ना, अभी रुक दो, अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं। इधर लिखिए, सारे बच्चे सामने ध्यान दो। अब ये पर्सन इसको बोलता है, इसके पास ना हाउस है, ठीक है, ये घर है इसके पास एक, ये इसको बोलता है हाउस मैं सेल करना चाह रहा हूं। कितने रुपए का? 1 करोड़। ये बोलता है ठीक है, मैं इसको बाय करने के लिए रेडी हूं। कितने का? 1 करोड़। हाँ जी, क्या ये इसको ऑफर दे रहा है? एंड क्या ये इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या मुझे बताओ, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? ठीक है जी, समझ में आ रहा है। इसके लिए पैसे के बदले में क्या मिलेगा? घर। और उसको घर के बदले में क्या मिलेंगे? क्या दोनों के लिए कंसीडरेशन हो गया? यस और नो? आंसर इज यस। तो क्या 3 चीजें समझ में आई इस वाले एंगल से? क्या क्या? अच्छा, कभी भी कंफ्यूज मत होना, कंसीडरेशन का मतलब फाइनेंशियली होगा, कोई जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने वर्ड? एक, पहली चीज क्या एसेंशियल है? ऑफर। दूसरी चीज क्या एक्सेप्ट एसेंशियल है? एक्सेप्टेंस। एंड तीसरी चीज क्या एसेंशियल है? कंसीडरेशन। क्या इतना सब बच्चों को समझ में आया? ऑफर, बोलो ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होगा? प्लस कंसीडरेशन। रुको जरा, क्या इस टाइम पे इस पर्सन ने, मान लो मिस्टर सेलर ने, और ये कौन है? मिस्टर सेलर ने मिस्टर बायर को प्रॉमिस किया। क्या इसने इसको ऑफर दिया? यस और नो? क्या इसने इसको प्रॉमिस किया? प्रपोजल दिया? क्या प्रपोजल दिया? कि मैं आपको अपना घर बेच दूंगा, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं। एंड दैट मोमेंट जब ये बायर सिग्निफाई कर दे अपनी एसेंट, अपनी कंसेंट, एक्सेप्ट कर ले उसके ऑफर को, मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब अपनी कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे, एसेंट बोलो या कंसेंट बोलो एक ही बात है। तो वो क्या कर रहा है? उस ऑफर के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है, मतलब वो भी प्रॉमिस कर रहा है। क्या समझ में आया? तो सेलर ने क्या प्रॉमिस किया? मैं आपको घर दे दूंगा। बायर ने क्या प्रॉमिस किया? मैं आपको पैसे दे दूंगा। क्या मुझे बताओ, प्रॉमिस पे प्रॉमिस हो गया? सेलर के लिए क्या प्रॉमिस है? पैसे मिल जाएंगे। नहीं, सेलर का क्या प्रॉमिस है? घर दे दूंगा। बायर का क्या प्रॉमिस है? पैसे दे दूंगा। जब 2 प्रॉमिस या 2 से ज्यादा प्रॉमिस मिल जाए, वो क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? कितना समझ में आ रहा है सब बच्चों को? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। जी अभी आने दो, कंसिडरेशन स्टेप बाय स्टेप में चलता हूं ना उसमें। मान लो अगर मैं बोल दूं मैं आपको घर दे दूंगा, आप उसके बदले में मेरे को पैसा नहीं, अगर आप उसके बदले में बोल दो मैं आपको ना अपनी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, तो क्या है? कहीं पैसा आया बीच में? नहीं, बट फिर भी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट। क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, बात ये आ रही है कि कंसिडरेशन का मतलब कभी भी पैसा जरूरी नहीं है। गिफ्ट, क्या गिफ्ट को हम लोग एग्रीमेंट नहीं मानते? मानते हैं। गिफ्ट के लिए क्या डीड नहीं बनती? बनती है। उसमें कहां से पैसा है बीच में? क्या समझ में आ रही बात? बट हां, अगर आप आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसी को कुछ प्रॉमिस कर दे, तो मैं तेरे लिए काम कर दूंगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आंसर इज नो। समझ में आ रहा है? तो देखो ध्यान से सारे बच्चे, ऑफर, एक जनरल सी बात लिख लो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस। क्या समझ में आया? एक्चुअली एक नहीं, ये कितने प्रॉमिस बनते हैं? 2। एक तो जो ऑफर का प्रॉमिस आया और एक एक्सेप्टेंस में प्रॉमिस। तो जब प्रॉमिस प्लस अगर 2 प्रॉमिस हो गए तो उसको क्या बोल देंगे? कंसीडरेशन। ये क्या बन गया हमारा? अभी लिखेंगे इसके बारे में, बस अभी जनरल समझ लो। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, यानी एनफोर्सिएबल
बाय लो, क्या बन गया जी? ऑफर। अच्छा, क्या विदाउट ऑफर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? आप इंप्लाइड मेरे घर में आके मेरी गाड़ी उठा के ले गए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? ऑफर होगा, उसके ऊपर सामने से एक्सेप्टेंस। क्या मुझे बताओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक प्रोमिस बन गया? एक प्रोमिस या दो प्रोमिस बन गए? एक तो ऑफर प्रोमिस दे रहा है और एक एक्सेप्टर प्रोमिस दे रहा है। एंड अगर ये दोनों आपस में प्रोमिस बन गए तो क्या मैं इसका म्यूचुअल कंसिडरेशन वर्ड यूज कर लूं? आपस में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल कंसिडरेशन है ना। आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? आप बायर हो, आपके लिए कंसिडरेशन क्या दे रहा हूं मैं? घर। और मेरे लिए क्या कंसिडरेशन आ रही है? अच्छा चीज लिख लो, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी रिटर्न में आना। समथिंग, लेकिन एक बात ध्यान से रखना, हम लोग ना सिर्फ ये रट लेते हैं समथिंग इन रिटर्न, बट सबसे मेन चीज नहीं ध्यान से पढ़ते हम ना। ना कोई नहीं, क्यों हंस रहे हो भाई बच्चों पे? एट द डिजायर ऑफ, एट द डिजायर ऑफ ऑफरर लिख लेना। एट द डिजायर ऑफ ऑफरर। अच्छा, मेरे बिना बोले आप नोट्स बना लाए। सुनो बेस्ट एग्जांपल, मैंने कुछ बोला नहीं था, आपने नीट एंड क्लीन नोट्स बनाए। मान लो किसने बनाए? किसी बच्चे ने बनाए, इस लड़की ने बना दिया। लड़कों को तो नाम लूंगा ही नहीं मैं। हाँ आपने, हाँ मैं मेरे बिना पूछे अच्छे अच्छे नोट्स बनाए आपने, मेरी क्लास के देख के एंड ऑल दैट अच्छे से नोट्स बनाए। अब हुआ क्या, मैं एक दिन क्लास में अचानक से बोलता हूँ कि यार जिसके अच्छे नोट्स है ना मुझे एक बार वो नोट्स दे दो। मतलब मेरे लिए ना कोई नोट्स बना सकता है, सुनो वर्डिंग्स पे सुनना, मेरे लिए कोई अच्छे से नोट्स बना सकता है? तो बच्चों ने बोला हाँ हाँ सर बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसी बीच में जतिन खुश होकर ना भागा भागा आया कि सर देखो मेरे नोट्स भी तो हैं, मैंने इतने अच्छे बनाए। तो मैंने कहा जो मेरे लिए अच्छे नोट्स बनाएगा ना उसको एक चॉकलेट 500 रुपए वाली। जतिन कह रहा लाओ सर चॉकलेट। मैंने कहा हाँ यार नोट्स तो अच्छे हैं। कह रहा लाओ सर 500 रुपए वाली। मेरे कहने पे बनाए थे भाई, नहीं मेरे कह, अच्छा 500 भी चलो 500 की बात है, मेरे कहने पे बनाए थे तुमने, तो क्या कंसिडरेशन मानी जाएगी? मेरे, मैं किस बात के 500 रुपए दूं तुम्हें? ये वर्ड क्या लिखा है मैंने? ये वर्ड क्या लिखा है मैंने? मेरे बोलने पे थोड़ा ना बनाए थे आपने, आपने तो खुद से वॉलंटरीली बनाए थे। तो ये आधी अधूरी बातें मत बोलना, पहले दिन से सही बोल के चलो। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न बट एट द डिजायर ऑफ द ऑफरर। कोई भी मतलब ऑफरर ऑफरी वट एवर, जिसके डिजायर पे अगर वो चीज होगी। मैंने आपके नाम पे हमें घर कर दिया, घर ट्रांसफर कर दिया, चलो मजे लो, चलो अपनी बाइक गाड़ी है मैंने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी। फिर मैं बाद में बोल रहा हूं ला 5 लाख रुपए, आप बोलो किस चीज के? मैं कह रहा हूं गाड़ी दी अभी आपके नाम, तो फिर आप क्या बोलोगे? सर मेरे कहने पे थोड़ा दिया है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो किसी के डिजायर पे अगर आपने वो काम किया है, मेरे डिजायर का मतलब क्या? बोलने पर, कहने पर, तो ही वो कंसिडरेशन माना जाएगा। अपने आप से वॉलंटरली किया है। किसी का घर जल रहा है, अबे सुन लो तुम मृदुल, क्या मजे ले रहे हो तुम लोग? मैं खड़ा करके पढ़ा दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं खड़ा पूरा ठंडा हो जाएगा पूरी बैक। मैं बोलना नहीं चाह रहा, सुनो ध्यान से। किसी का घर जल रहा है, तुम आदत है बीच बचाने जाने की, अच्छी हैबिट है, तुम उसका घर में ना बचा दिया, तुमने अच्छे से उसका घर सेव कर दिया। अब बोलो लाओ सर पैसे देने के बार। मैं किस बात के पैसे दूं? कह रहे घर बचाया आपका, मेरे कहने भी बचाया। मैंने तो खुद आग लगाई थी, इंश्योरेंस वालों का क्लेम था कि मुझे मिल जाएगा अंदर, यार तुमने क्यों बचाया? क्या समझ में आ रही है बात? तो जब तक अगर मैं ना बोलूं तो तुमने अगर कुछ काम किया तो मैं लायबल नहीं हूं उसके लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्या इतना समझ में आया? एट द डिजायर ऑफ सामने वाले का जो काम किया है तभी उसको कंसीडरेशन यानी प्रॉमिस माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। पूछ रहे हो क्या कुछ? बोलो। वो बात एक अलग है, वो चिल्ला रहा है कि भाई बचा लो मेरा घर, बचा लो मेरा घर, बचा लो। तो मैंने, लेकिन मैंने कुछ इनाम बोला था बचाने के लिए, फिर किस बेस पे मांग रहे हो मेरे से? मैंने बोला था कोई बचा लो, मैं एक गोल्ड की रिंग दूंगा तुम्हें, बचा लो, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जनरल ऑफर, कोई भी बचा लो। मैं बोल रहा हूं यार प्लीज बचा ले, प्लीज बचा ले, प्लीज बचा ले, ये भी ऑफर ही है, ऑफर ही है। लेकिन वो क्या है? स्पेसिफिक ऑफर। आने दो, मजा, एक एक पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, वर्क करेंगे, टेंशन न लो। क्या इतना समझ में आ रहा है? सारे बच्चे फटाफट से बोलो, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट के लिए?
ऑफर। और ऑफर भी क्या होना चाहिए, चलो पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, वैलिड। क्या होना चाहिए, वैलिड। एंड दूसरी चीज क्या, वो भी क्या होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपनी गाड़ी आपको 5 लाख रुपए की सेल कर दूंगा, आप लोग सामने से रिप्लाई कर रहे हो सर 5 तो ज्यादा लग रहा है, 4.5 में कर दो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये क्या है, काउंटर ऑफर या क्रॉस ऑफर। क्या इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को। एक्सेप्टेंस वैलिड कब मानी जाएगी, जब आप एज इट इज करो। मैं टेक्निकल शब्दों का यूज नहीं कर रहा हूं आज, अदरवाइज क्वालिफाइड करो, अनकंडीशनल करो, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, कब मानी जाएगी वैलिड है, जब आपने एज इट इज एक्सेप्टेंस कर ली। क्या इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को। जब कॉन्सेप्ट आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा पहले से आती है चीजें, अगर मैंने जनरली आपको समझाया तो चलो जी, ऑफर हो गया वैलिड, एक्सेप्टेंस हो गई वैलिड, दोनों को मिला दो तो क्या बन गए, प्रोमिसेस। एंड एक प्रोमिस दूसरे प्रोमिस का क्या हो जाता है, कंसिडरेशन। म्यूचुअल कंसिडरेशन मतलब क्या बन जाएगा, यानी प्रोमिस प्लस अगर उसमें दूसरे ने भी प्रोमिस यानी कंसिडरेशन आई तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एंड कंसिडरेशन जब तक नहीं माना जाएगा जब तक मेरे कहने पे आपने वो काम ना किया हो। समझ में आया। इवन ना जो आगे बढ़ना, एग्रीमेंट प्लस क्या बोला, एनफोर्सेबिलिटी, वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। एनीवन चुप रहना, जिससे मैं पूछूं वही आंसर देगा, हर बच्चा एक्टिव होके मुझे बताओ प्लीज, अपने मुंह पे ताला का भी आंसर दो कोई जिसको पहले से आता है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, अभी जनरल लिख रहा हूं, टेक्निकल नहीं लिख रहा हूं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी वाली है। बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं वरना टेक्निकल भी बोल सकता हूं। कौन सी टर्म छोटी है, यानी इन शॉर्ट यार, विच वन इज वाइडर, और बच्चे का इन शॉर्ट विच वन इज वाइडर टर्म, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म और कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म। इसको मैं रबी कर रहा हूं, इसको नोट मत करना क्योंकि बिल्कुल लूसिड करने के चक्कर में बिल्कुल खराब बन गई। अच्छे से लिखूंगा अपनी स्टेटमेंट जब बताना। विच वन इज वाइडर टर्म, एग्रीमेंट इज अ वाइडर और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट वाले बच्चे पहले हैंड रेज करो, और कॉन्ट्रैक्ट वाले, और जो नहीं कर रहे हैं वो ये बीच में वो आप लोगों ने कौन से में किया है, आप तीनों ने एग्रीमेंट में किया है। एक बार दोबारा से, एग्रीमेंट वाले बच्चे एक एक यार, लेकिन सबका आंसर आना चाहिए। एग्रीमेंट वाले बच्चे कि सर एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, ठीक है जी। दूसरा वाइडर, वाइडर नैरोअर नहीं बोल रहा हूं मैं, वाइडर। दूसरा सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म, अबे ढक्कनो, बिल्कुल ही ढक्कनो। एक बार अब दोबारा देखना सामने, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, आंसर ये है। अब क्यों है, मुझे वो बच्चे आंसर दोगे कोई भी जिन्होंने एग्रीमेंट बोला था, क्यों है, दीपक आंसर देगा, दीपक। बड़े दिनों के बाद मुझे दीपक से मुलाकात हुई। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। यही आंसर है। क्या मुझे यहां से सोच के बताओ, सबका ध्यान सामने होगा, क्या एग्रीमेंट तो सारे होंगे बट वो एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी लॉ उसको वैधता देता है तो ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड ओनली दोज एग्रीमेंट जिनके अंदर लॉ जुड़ा होगा वो क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या समझ में आ रहा है। सुनो भाई सुनो, मैं किसी से ये बोल दूं, यार सुन लो आस्था, मैं आस्था को ना एक फिरौती दे रहा हूं, मैं आस्था को ना अपनी गाड़ी दे दूंगा, गाड़ी सब्जेक्ट टू, तो ना इस मृदुल, मृदुल का मुंह तो मुंह तोड़ दे बस, एक काम कर दे मृदुल को बस कैसे भी ना मृदुल को उड़ा दे, टपका दे। हाँ जी मुझे बताओ क्या ये एग्रीमेंट है, हाँ मेरा ऑफर है, आस्था ने मान लिया, यस सर इलीगल एग्रीमेंट है, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना, क्यों, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या आप समझ में आ रहा है, ठीक है जी। तो सुनो अब ध्यान से इसके बारे में समझते हैं, लिखते हैं। एनीवन इन द क्लास जिसको डाउट हो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्लियर है, चलो लिखो, लिखते हैं। तो ना कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं और उल्टा शुरू करेंगे सारा। कहां से शुरू कर रहा हूं, सेक्शन 2 क्लोज एच, सेक्शन 2 क्लोज एच, पूरा उल्टा शुरू करते हैं इसको। चलो
अब ऐसा तो नहीं है ना आप लोग एक ही कॉपी में सब कुछ बनाए जा रहे हो, इकोनॉमिक्स भी, लॉ भी, अकाउंट्स, मैथ्स, सबकी सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, सबकी सेपरेट, वरना लास्ट दिन कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, कहां डिफाइन है, देखो इधर, सेक्शन, अच्छा याद है, मतलब ये पता है आप लोगों को, कहीं कहीं पे हम हैंड रेज करना है, मतलब जिसको पता हो, ऐसे नहीं कि बोलना शुरू करोगे। कुछ कुछ जगह तो सर आप यहां लिख रहा हूं मेरे को साफ इसमें कि बीच में नोट्स खराब ना हो हमारे, कुछ कुछ जगह तो हम सेक्शन के बाद शब्द यूज करते हैं सर, आपने भी लास्ट क्लास में यही बताया था कि सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लोज प्लस सब क्लोज को मिला दो तो क्या बन जाता है, एक्ट। आज आप वर्ड यूज कर रहे हो सेक्शन 2 क्लोज एच, क्या चक्कर है। सुनो सुनो अभी अपना ओपिनियन नहीं बनाना, किसी को शांति से सुनो। जैसे मान लो 10 ये लिखा मैंने, क्या प्रोनाउंस करोगे इसको, क्या प्रोनाउंस करोगे, फटाफट बताओगे, सेक्शन 10, अच्छा, और ऐसा क्यों, जो न्यूमेरिकल होते हैं सर वो सब सेक्शन होते हैं, और जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, ऐसा ही होता होगा ना कुछ, हाँ जी ऐसा ही होता होगा ना, मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज, और जो सर न्यूमेरिकल होते हैं वो सेक्शन। अच्छा ऐसा ही कुछ है। अब ना एक चैप्टर, एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक्ट, कंपनीज एक्ट, वहां ना सेक्शन 2 ऐसे 20 लिखा है, 20, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, हाउ मेनी से सर, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो क्लोज होते हैं, और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेक्शंस होते, सब सेक्शंस होते हैं, हाउ मेनी से। एक बच्चा, कहां से सुन के आए हो तुम, फिर है आराम से, इधर ध्यान से मैं बता रहा हूं, सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, जहां भी डेफिनेशन दी जाए, क्या बोला, जहां भी डेफिनेशन, और उससे भी हटके मेरी बात सुनो ध्यान से, जब भी कोई एक सेक्शन है, देखो जैसे ये सेक्शन नंबर 2 है, और इसके नीचे ना बहुत सारी चीजें लिखी है, 1 2 3 4 5, बहुत सारी चीजें लिखी है, ये क्यों लिखा, किसी किसी लो में तो आपको क्लोज ये ई दिखेंगे, मतलब अल्फाबेट्स दिखेंगे, किसी किसी लो के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं होता फालतू का, इसके पीछे बस ये लॉजिक है कि अगर लो मेकर को पता है मेरी नंबर ऑफ डेफिनेशंस कम है, मतलब मेरे को अगर ए टू जेड 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं ना, अगर उसको लगेगा कि 26 ही मेरी डेफिनेशन बननी है तो वो क्या यूज कर लेता है, एंड अगर उसको लगता है कि नंबर ऑफ डेफिनेशन ज्यादा बननी है, जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर 92 डेफिनेशन बनी, तो वो क्या यूज कर रहा है, क्या सबको अब समझ में आ गया लॉजिक, वरना ये कोई लॉजिक नहीं है कि अल्फाबेट है तो वो उसको हम क्लोज बोल देंगे, न्यूमेरिकल है तो उसको हम सबसेक्शन बोल देंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना, कुछ आपका हो सकता है कल ये डाउट आए कि सर फिर किसी किसी लो में ई मतलब अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, किसी में सबसेक्शन, ऐसा क्यों, ऐसा बस इसलिए जब लो मेकर को अगर ऐसा दिखे, लो मेकर कौन होता है, लो को बनाने वाला, अगर उसको ऐसा दिखे कि नंबर ऑफ डेफिनेशंस कम है तो वो क्या यूज करता है, अल्फाबेट्स ए टू जेड 26 ही है। बट अगर उसको ऐसा दिखे कि सर नंबर ऑफ डेफिनेशंस ज्यादा हो सकती हैं 26 से, तो वो क्या यूज करता है, नंबर, लाइक कंपनीज एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है। अभी बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है जब कभी भी किसी सेक्शन के नीचे बहुत सारे इंडिपेंडेंट, क्या वर्ड यूज किया मैंने, बहुत सारे सबसेक्शंस इंडिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट प्रोविजंस को प्रोवाइड करते हों, तो वो क्या बन जाते हैं, क्या हर एक डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है अपने आप में या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सर इंडिपेंडेंट है। क्लोज एग्रीमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंसीडरेशन की अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऑफर की अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक्सेप्टेंस की अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्या समझ में आ रहा है। बट वहीं पे समटाइम्स मैं ऐसे बोल रहा हूं, सर सेक्शन नंबर 10 है, सब सेक्शन 1 ये बोलता है, 2 ये बोलता है, मतलब सर सब सेक्शन 1 ने बोला डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करने,
टू ने बोला एक एक्सेप्शन है, एक जगह कर सकते हैं। थ्री ने बोला बट वहां पे भी ना मैक्सिमम लिमिट लगाई गई है कि इतना ही कर सकते हैं। क्या एक दूसरे से रिलेटेड है सारे? यस और नो? जब अगर ये सारे सबसेक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड हो तो उस टाइम पे क्या वर्ड यूज करते हैं? सबसेक्शन। एंड अगर इंडिपेंडेंट हो सारे के सारे क्लोजेस तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? क्लोज। क्या क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो एक बार रिपीट करना सारे बच्चे, मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को? अगर किसी सेक्शन के नीचे बहुत सारे सब सेक्शंस दिए हों और वो एक दूसरे के साथ क्या हो? इंडिपेंडेंट, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोज। एंड अगर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो तो क्या यूज करते हैं? सबसेक्शंस। ये तो है लॉजिकल। अब जो यूजुअली टीचर से बता देते हैं वो क्या बताते हैं कि जो डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोल देते हैं? क्लोज। एंड जिनमें डेफिनेशन नहीं होती उनको क्या बोल देते हैं? सबसेक्शंस। क्या इतना समझ में आया? इनको ना इंटरप्रिटेशन क्लोज बोला जाता है। जो भी सेक्शंस डेफिनेशंस देते हैं उनको क्या बोला जाता है? इंटर में जाके पढ़ोगे आप लोग, इंटरप्रिटेशन। पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां भी शब्द बार बार कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रोमिस, कंसिडरेशन यूज होगा तो क्या उसको इंटरप्रेट करने के लिए, क्या इसको समझने के लिए बार बार हम लोग सेक्शन 2 क्लोज एच, 2 क्लोज ई वहां जाएंगे? यस और नो? तो क्या बोलना गलत है? इंटरप्रिटेशन क्लोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? आप अभी के लिए मान लो समझना। क्या करना? समझना। उस चीज को इंग्लिश का हिंदी में करके समझना। अभी के लिए बस इतना समझ लो। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे वर्ड लिखा होगा उसका मीनिंग समझना होगा तो किसको रेफर करेंगे बार बार? सेक्शन 2 क्लोज एच को। तो क्या समझ में है? इंटरप्रिटेशन। जहां भी आपको पूरे कंपनीज एक्ट में कंपनी का मतलब जानना होगा, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का मतलब जानना होगा, तो आप कौन सी डेफिनेशन को रेफर करते थे? जो आपने पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी सेक्शन 4 के अंदर। याद आ गया अब आपको कॉन्सेप्ट? तो जो सेक्शन डेफिनेशंस देते हैं उनको पहली बात तो क्लोज बोला जाता है एंड दूसरी बात क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन क्लोज। कहीं पे भी वो टर्म यूज होगी तो आप डेफिनेशन को यूज करके उसका मीनिंग निकाल लोगे। एवरीवन इज क्लियर? यस और नो? ठीक है जी। तो ये एक बेसिक था, एक छोटा सा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। लिख रहे हो आप लोग? तो ये ऐसे बनाना हो तो बना लो कि जिस सेक्शन, या अपनी हिंदी में लिख लो, जिस सेक्शन जो अंदर जो सब सेक्शंस है वो इंटर रिलेटेड हो तो वर्ड यूज किया जाता है सबसेक्शन। एंड अगर वो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा? क्लोज। लिख लो फटाफट से। डन? अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना उसको, कोई बात नहीं, जो आपको बाद में याद आए। इधर देखो भाई। अब इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। बोलो ना, कहां गई है बात सबकी? सेक्शन 2 सबसेक्शन एच? नो, सेक्शन 2 क्लोज एच। लिखिए भाई। एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? उस चार्ट से डेफिनेशन निकाल रहे, रट्टा नहीं मारना। क्या होगा? एन एग्रीमेंट, जो क्या होगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां से दो बातें निकल के आ रही है? क्या कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में दो एलिमेंट हैं? कैसे समझेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले वो एग्रीमेंट होगा एंड दूसरा वो क्या होगा? लॉ की नजरों में वैलिड, एनफोर्सेबल होगा। अब हमें समझना है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? सेक्शन 2 क्लोज ई। एंड ये कहां डिफाइन किया गया है?
सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डन है जितना सबको? अभी ध्यान से यार, एग्रीमेंट भी आप डेफिनेशन निकालने की कोशिश करना, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट बनाया था। एग्रीमेंट क्या होगा? बैक चलो, बोलो 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 बोलो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होगा? प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होगा? एग्रीमेंट। तो चलो जी लिखो इसको भी, एग्रीमेंट की डेफिनेशन को। लिखिए, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। कोई एक प्रोमिस से एग्रीमेंट नहीं होगा, उसके ऊपर सामने से क्या आना चाहिए? प्रोमिस। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग consideration for each other, forming consideration for each other is an agreement, is an agreement। समझ में आ गया? तो क्या सिंगल प्रोमिस एग्रीमेंट होगा? नो। प्रोमिस एंड सेट ऑफ, जिनको मिला दो तो क्या बन जाती है एक दूसरे के लिए? वो क्या माना जाएगा? प्रोमिस। ईच अदर का मतलब क्या है? एक दूसरे के लिए। मेरा प्रोमिस क्या है? मैं घर दे दूंगा। आपका प्रोमिस क्या है? मुझे पैसे दे दोगे। क्या समझ में आ रहा है? मेरा प्रोमिस आपके लिए, आपका प्रोमिस मेरे लिए, एक दूसरे की क्या मानी जाएगी? समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन। डन है जी सब बच्चों को इतना? आगे देखो इसके अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ? हाँ जी, मैं आपको ना कुछ जो काम करने के लिए कर रहा हूं वो क्या होगा? वैलिड होगा। एक बार ना लिखो इसको पहले, सेक्शन 10 को। इससे क्या हो रही है? लीगल ऑब्लिगेशन विच इंटेंड टू क्रिएट, ऐसे कर लेना। सेक्शन 10 क्या बोलता है? इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब हमारी इंटेंशन है एक दूसरी पार्टीज को बांध देना, लीगली ऑब्लाइज्ड कर देना। अगर मैंने आपको घर देने से मुकर गया और आपने मुझे पैसे दे दिए, तो क्या आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो? एंड अगर मैंने आपको घर दे दिया और आप बाद में मुकर गए, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकता हूं? यस सर। तो लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। यानी अच्छा, एक बात मुझे बताना, कुछ करने के लिए ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ना करने के लिए भी हो सकते हैं। मान लो अगर कोई मुझे बोले कि सर आपको ना सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना, मुझे पढ़ाना है भाई, मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे अंदर स्किल्स है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़ाओगे ना तो आपको एक बैच के हिसाब से 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा ना पढ़ाने के। पढ़ाने के तो सबको मिलते हैं, अगर किसी को ना पढ़ाने के लिए भी दे तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आंसर इज यस। तो लीगल ऑब्लिगेशन किस चीज के लिए करेक्ट हो सकती है? लिखो, लीगल ऑब्लिगेशन किस चीज के लिए? टू डू, एब्सटेन लिख लो या नॉट टू डू लिख लो, या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, SM। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब कि नॉट टू डू। वर्ड यूज कर लेना एब्सटेन एग्जाम में। नॉट टू डू लिखोगे ना इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे। क्या वर्ड यूज करना? एब्सटेन। इसको और भी टेक्निकल वर्ड बोल सकते हैं, रिफ्रेन करना। किसी को क्या करना? तो अगर किसी को याद रहे तो लिख लेना वर्ड बाद के लिए। या फिर इसका मतलब क्या होगा? या क्या होगा? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी को। या क्या लिखो? नॉट टू डू, कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी वो क्या माना जाएगा? लीगल एनफोर्स।
समझ में आ रही है सब बच्चों को बात? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एक्चुअली ये दोनों के लिए यूज हो जाएगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब एब्सटेन नहीं, सॉरी, फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए बोलना या ना करने के लिए। क्या इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? एक बार मुझे सारे बच्चे फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताओगे? फटाफट सबको बोलना है। क्या लिखा है? एवरी एग्रीमेंट, एवरी लिख लो या एन लिख लो, कुछ नहीं है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाउ मेनी एलिमेंट इन डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 2। पहला एलिमेंट एग्रीमेंट, दूसरा एलिमेंट एनफोर्सेबिलिटी। इसको हमें कहां जाके पढ़ना है? सेक्शन 10 में। इसको हमें कहां पढ़ना है? अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? कम ऑन यार। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, क्या माना जाएगा? एग्रीमेंट। क्या सब बच्चों को क्लिक कर गया माइंड में? डन है। चलो जी आगे लिखो। इसके अंदर एक दो बातें जो मैं आपसे पूछूंगा अभी इसमें, हम ऊपर ऑफर एक्सेप्टेंस तो लिख ही चुके हैं, इधर ध्यान दो। लिखो वेयर द पर्सन, एक चलो लिखो, पहले ये लिखो, रब कर इसको कट कर सकते हो? ठीक है, इधर देखो, एक अच्छी लाइन लिखता हूं। एन एग्रीमेंट, क्या मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं एन एग्रीमेंट इज द आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस? पता नहीं क्या लैंग्वेज बोल रहा हूं। एन एग्रीमेंट इज अ आउटकम, किसका आउटकम निकल के आया है? एंड रिजल्ट। क्या आउटकम को और इजी लिख लें? एन एग्रीमेंट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लिख लो एन एग्रीमेंट इज अ आउटकम, लिख लो एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम, लिख लो, या फिर एंड रिजल्ट ऑफ ऑफर एंड मेन चीज, एक दूसरे को कंसीडरेशन के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दे रहे हैं हम। मैं आपको घर दे दूंगा, हाँ ठीक है दे देना, क्या कोई कंसीडरेशन आई इसमें? ऑफर आया, एक्सेप्टेंस हुई, बट क्या कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व है? मैं आपको अपनी गाड़ी दे दूंगा, हाँ सर दे देना भाई, तुम्हारा क्या कंसीडरेशन है इसमें? मैं तो दे रहा हूं। तो ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, बट कंसीडरेशन मिसिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर है? तो एक बार सारे बच्चे इस लाइन को बोलो, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, 5 मार्क्स। बोलो बोलो एक बार लाइन, क्वेश्चन बोलो ना, क्या है? एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम या एंड रिजल्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर कंसिडरेशन, यस और नो? यस। डन है सब बच्चों को? चलिए लिखो अब जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा था। where the person to whom the proposal is made, where the person to whom the proposal is made, क्या होगा फिर वो? signifies his consent या assent, assent लिख लो या consent thereto, इकट्ठा है thereto। the proposal is said to be accepted, where the person to whom the proposal is made signify his assent या consent thereto, the proposal is said to be accepted। कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस प्रपोजल का? जब सामने वाला क्या कर दे, उस प्रपोजल के ऊपर अपनी सिग्निफाई कर दे, दर्शा दे, एक्सप्रेस कर दे, या फिर कोई कंडक्ट कर दे ऐसा कि जिससे मान लिया जाएगा कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को मान रहा है। क्लियर है सब बच्चों को? आगे देखो ध्यान से सब बच्चे, लिखो इसमें इजी में अगर इसको लिखें, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जैसे किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या बन जाएगा वो? प्रॉमिस।
इट बिकम्स अ प्रॉमिस। किसका प्रॉमिस बन गया? बायर का, कि सर मैंने आपकी कंडीशन को मान लिया है, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं घर के बदले में 1 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा। क्लियर है सबको? तो व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। क्लियर है सब बच्चों को? एक बार यहां तक रीड कर लो सब लोग, क्या लिखा है मैंने, फटाफट दोनों तीनों पॉइंट। डन है? एक प्यारी सी वो लिखो, इसमें जितना भी अब तक मैंने पढ़ा है सबका क्रक्स, जितना भी अब तक स्टार्टिंग से लेकर अब तक करवाया उसका सबका क्रक्स लिख लो सब लोग। एन एग्रीमेंट therefore comes into existence, an agreement therefore comes into existence कब आता है? when one party makes a proposal or offer to the other party and that other party signifies his assent बोल लो या कंसेंट, वो आप लिख लेना, signifies his assent बोल लो या कंसेंट देयर टू, ये वर्ड ध्यान से, फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन। आप मुझे घर दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, म्यूचुअल कंसीडरेशन। तो क्या यही इतनी देर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो यहां मैंने इस बॉक्स के अंदर लाके लिख दिया एग्रीमेंट के लिए? सारे बच्चे इसको एक बार बोल के पढ़ लो, सबका क्रक्स हो जाएगा अब तक वाला। फटाफट बोल के पढ़ लो क्या लिखवा है, पढ़ो जरा फटाफट से। एन एग्रीमेंट देयरफॉर comes into existence when one party makes a proposal या offer to the other party and that other party signifies his assent या consent thereto for mutual consideration। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? क्लियर है जी? ठीक है जी। एक बात अब मुझे बताओ सोच समझ के, एक फादर ने अपने बच्चे को बोला मैं तेरे को ना हर महीने 5,000 रुपए पॉकेट मनी दूंगा। किसी महीने वो फादर पॉकेट मनी नहीं दे पाया, मना कर दे रहे हैं देने के लिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या वो बच्चा अपने फादर के अगेंस्ट केस कर सकता है? नो। क्या यही इसके आंसर देना था, क्या वो केस कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? मांगे नहीं। ये सोशल है। ये मैंने एक चीज लिखी थी ना, इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसको। इंटेंट टू क्रिएट, क्या वो फादर अपने बच्चे के साथ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाह रहा है? क्या कोई बिजनेस करना चाह रहा है? क्या कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है? नो। एक हस्बैंड बोल रहा है अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें हर महीने ना घर के मेंटेनेंस के लिए 20,000 रुपए दे दूंगा, और फिर उसने देने बंद कर दिए, पीना पुना शुरू कर दिया। क्या मुझे बताओ उसकी वाइफ बोल सकते तुमने उस दिन बोला था, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज भी पड़ा है कि मैं दिया करूंगा, और अब तुमने देना बंद कर दिया। अच्छा, एक हस्बैंड ने बोल दिया इस बार तेरे बर्थडे पे ना तुम्हें रिंग दिलवाऊंगा, रिंग, एंड थोड़े दिन के बाद मतलब बर्थडे आया एंड उसने रिंग नहीं दिलवाई, तो मुझे आंसर दो, क्या माना जाएगा कि उसने डिफॉल्ट कर दिया? हाँ, डिफॉल्ट तो माना जाएगा, बट क्या यह माना जाएगा कि वो उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट केस कर देगी कोर्ट में जाके? क्यों भाई? क्या उसके हस्बैंड की कोई इंटेंशन थी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना? आंसर इज नो। तो आउट ऑफ
डोमेस्टिक, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलता है? डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लव एंड अफेक्शंस के लिए माना जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैलिड नहीं माना जाता। क्या हो गया? डिवोर्स हो गया बीच में, वो बात एक अलग है। वो बात कोर्ट बोलता है। पहली बात, वो जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं रिटर्न में होते हैं वो चीजें कि मैं तुम्हें हर महीने इतना दे दूंगा, बात वहां क्या आ रही है? लीगल ऑब्लिगेशन। और दूसरी बात, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो हमने थोड़ा ना किया है, वो तो कोर्ट ने बाइंड किया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज क्या होते हैं? वॉलेंटरली होते हैं। किसी ने हमारे ऊपर बाइंड किया हो ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जबरदस्ती किया हो, कौन देना चाहेगा बाद में एलिमनी? कोई भी नहीं देना चाहेगा। वो तो जबरदस्ती किया गया है ना कि हमें अपनी वाइफ को हर महीने इतना रुपए देना पड़ेगा। अच्छा चलो एक बात, वाइफ वाली बात चली गई है, तो मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या हस्बैंड भी अपनी वाइफ से एलिमनी मांग सकता है? ये कहां लिखा है? नहीं मांग सकता। मांग सकता है, ऐसे केसेस देखे नहीं है, बट लॉ में कहीं नहीं लिखा कि हस्बैंड नहीं मांग सकता। क्या पता घर का काम हस्बैंड करता हो और वाइफ कमा के लाती हो। बात एल्यूमिनी का प्रोविजन कोई ये नहीं है कि फीमेल्स को ही मिलेगी। एल्यूमिनी का प्रोविजन क्या था कि वो आप पे डिपेंडेंट है। अच्छा और चीज सुन लो, अगर वो वाइफ वर्किंग है तो कभी भी उसको एल्यूमिनी नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। अगर वो हाउस वाइफ है और अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है तब एल्यूमिनी मिलती है कि अब तुमने अपने जीवन के इतने प्रीशियस टाइम इनके साथ डिवोट किया है, अब आप कहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हो तो आपको ना एल्यूमिनी मिलेगी। जिस मोमेंट वो दूसरी शादी कर लेती है उसकी एल्यूमिनी खत्म हो जाती है। क्या पता है इस बात का? नहीं पता। तो एलिमनी का प्रोविजन डिपेंडेंट बेसिस पे दिया जाता है। अगर हस्बैंड निठल्ला है, वो कुछ नहीं कर रहा और उसकी वाइफ के दम पे वो चल रहा था और अब डिवोर्स हो रहा है, तो वैसे ऐसा हुआ नहीं, एक दो केस हुआ है पहले ऐसा, तो उस केस में उसकी वाइफ को भी एलिमनी देनी पड़ती है अपने हस्बैंड को। ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वाइफ को ही देने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो तुम इससे क्या सीखे कि हमें शादी के बाद निठल्ला बनना है, कुछ करना नहीं, डिवोर्स होगा तो हमें एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी, हमें मिलेगी। ठीक बात है? चलो गुड, कुछ तो सीखे। नहीं आया था मेरे पास ऐसा केस, मैं प्रैक्टिस करता हूं ना कोर्ट में, तो आया था कि भाई हस्बैंड निठल्ला था, वाइफ को ना डिवोर्स चाहिए था कि यार ये कुछ कमा के तो लाता नहीं घर पे, मैं ही कमा के घर चला रही हूं। तो उसने बोला कि मेरे को एल्यूमिनी मिल जाएगी वैसे मैं कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैं घर का काम करवा रही है मेरे से, पीट रही है मेरे को। नहीं सच में वो पीटती थी अपने हस्बैंड को। आपको ये पता है कि अगर वो मेरे को इस महीने पैसे नहीं देगी तो मेरा ना घर नहीं चलेगा। फिर चलो भाई चलो, बस 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 हुआ सब बच्चों को। तो ये एग्रीमेंट वाली बात लिख लो कि कौन से एग्रीमेंट के ऊपर लगेगा ये। देखो जी, एग्रीमेंट, क्या लिखो? एग्रीमेंट ना क्यों करते हैं इस वाले एक्ट में? हमारी एग्रीमेंट करने की इंटेंशन क्या है? बोलो यार, एक तो तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, तुम अपनी बातों में लगे हो सारे, पीछे वाले तो। हाँ, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इतना ओके जी। बट अगर ऐसे एग्रीमेंट बना दो जो क्या है, सोशल मैटर्स पे है, या फिर क्या है, हाँ हाँ लिखना है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट किया आपने, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, बेसिकली लिख लो इनको सिर्फ एग्रीमेंट माना जाएगा, इनको कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्रीमेंट जो ये बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कोई इंसान पानी में डूब रहा है, आप उसको बचा नहीं पा, आपने उसको बचाया नहीं, या किसी का घर जल रहा है, आपने उसको बचाया नहीं, तो क्या ये सोशल नेचर का है? आपने बचा लिया, आप पैसे मांग रहे हो, तो क्या आप मांग सकते हो? नहीं, सोशल नेचर का, भाई आपने काम कर दिया, बचा दिया, खत्म बात हो गई। क्या इतना क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? तो जो सोशल नेचर के हों या जो क्या हो, डोमेस्टिक अरेंजमेंट वाले हों, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, कोई भी आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या नहीं होगा? लो नहीं लगेगा। इंडियन मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। देखो एक बार आपके मॉड्यूल से मैं एग्जाम्पल पढ़ाता हूं, ये वाला
हाँ हाँ, इसको तो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर ही तो बढ़ाया था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एनफोर्सेबल बाय लॉ में क्या लिखवाया था? इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक बार देखो सब बच्चे अपनी बुक में, पढ़ना जरा दोनों एग्जाम्पल, फटाफट से पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आया समझ में पहले वाला? क्या पहले वाले में म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं? मैं गाड़ी दूंगा, वो मुझे 2 लाख रुपए देगा। ये पढ़ना क्या है? पढ़ो पढ़ो फटाफट। ये क्या है? सोशल नेचर का, जो मतलब एक तरह से डोमेस्टिक नेचर मान लो, सोशल नेचर मान लो। ये पढ़ना एग्जाम्पल नंबर 3, फटाफट से पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 3। किस किस के बीच में है? टू मेंटेन करना वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो आप बोल रहे थे ना कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कर रहे हैं। दीज आर द स्टेटस ऑब्लिगेशंस एंड सो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आउट ऑफ स्टेटस है। अब आपका डिवोर्स तभी हो रहा है, यानी लॉ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है? कोर्ट की वजह से एनफोर्स हुआ है, इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। अगर आपने ब्रीच किया तो इसके ऊपर जनरल लॉज लगेंगे, डिवोर्स वाले, हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। डन है सब बच्चों को? एक बार फटाफट से एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देख लो, जितना मैंने समझाया। क्या कोई बाहर से आया? फटाफट से देखो मीनिंग। हाँ जी, मीनिंग पहला, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होगा? एग्रीमेंट। क्या एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नो। एग्रीमेंट जो कौन से एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, यानी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी क्या माने जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। आगे स्कोप बोलो ना, कौन वाइडर स्कोप है किसका? एग्रीमेंट इज अ वाइडर स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो। इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, बट it is used in a narrow sense with the specification that contract is only a legally enforceable agreement. क्लियर है सब बच्चों को? आगे पढ़ो ना। किस में क्रिएट होंगे लीगल ऑब्लिगेशन? सर कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट में हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज क्रिएट क्या होंगी? लीगल ऑब्लिगेशन। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मे नॉट, चाहो तो। क्यों? सोशल नेचर के। क्या बोला? सोशल डोमेस्टिक नेचर के, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, बट एग्रीमेंट तो माने जाते हैं। यस, एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। इलीगल एग्रीमेंट, मैंने जो आस्था को बोला था कि मृदुल को टपका दो, क्या इसमें कोई राइट क्रिएट हुआ हमारा? नहीं। इलीगल में तो कुछ भी नहीं होगा, बट क्या मुझे बताओ हर कॉन्ट्रैक्ट में राइट क्रिएट होगा? यस, पढ़ना। इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। डन है? लास्ट क्या है? नेचर। फटाफट से देख लीजिए। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। क्लियर है सब बच्चों को? चलो, ये हमने सारा लिख लिया इसके अंदर। एक बार ना इसके बारे में सेक्शन 10 से पहले मैंने सारा आप लोगों को करवा दिया है। 2 मिनट इतना माइंड को करो रिलैक्स, 2 मिनट शांति, लंबी सांस। छोटे छोटे बच्चे हो अभी तुम लोग, अभी तुम्हें लंबी हैबिट नहीं पड़ी। इन लोगों को तो फिर भी पुराने वालों को सिटिंग की हैबिट हो गई। पर यार इस एसी की हवा यहां तक तो नहीं आ रही। कितने पे है टेम्परेचर इसका देखना? छोट बच्चे ज्यादा है ना। तुम तो आ रही है यहाँ कूलिंग आ रही है? जब हम यहाँ से गेट खोलते थे जब तो यहाँ बड़ी तेज तेज हवा आती थी यार, आज क्यों नहीं आ रही? बच्चे कम होते थे इसलिए ना। अगर सारे बच्चे आते तो बहुत सारे बच्चे तो दिख ही नहीं रहे जो लास्ट क्लास में भी थे, पुराने वाले बच्चे। अगर वो वाले बच्चे आ जाएंगे तो यहाँ बैठेंगे कहाँ?
ध्यान से। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। क्या कौन कह रहा है? क्या बोल रहे हो भाई? कौन कह रहा है? बस करो आप। नहीं, नए वाले बच्चे तो शरीफ हैं, पुराने वाले बदमाश हैं। पुराने जतिन ने बोला है? किसने बोला? और कौन बोलेगा बताओ? जिसका भी आप नाम लोगे उसी ने बोला है। खैर कुछ नहीं, चलो ध्यान से सुनो। क्या एग्रीमेंट टर्म अच्छे से समझ में आ गई सब बच्चों को? अब बात करते हैं सेक्शन 10 यानी लीगल एनफोर्सेबिलिटी। क्या बात करते हैं? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ध्यान से सुनना है, कुछ तो सेक्शन 10 के अंदर ही लिखी है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अच्छा, वर्ड क्या यूज किया था? लीगल एनफोर्सेबिलिटी या एनफोर्सेबल बाय लॉ? इसको ना अब ध्यान से समझो, दो पार्ट में समझेंगे। एक तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी कौन बताता है? सेक्शन नंबर 10 बताता है। एंड एक कौन बताता है? जनरल, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको जाके पढ़ने में मिलेगा। अभी ना देखो, एक बार बुक की तरफ लेके चलता हूं, उसके बाद इसमें से देखते हैं जो रेलेवेंट बनाने हैं। फटाफट एक बार सामने देखना क्या लिखा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए ना कुछ पॉइंट एसेंशियल माने गए हैं। दो भाग में डिवाइड किया गया है। सर कुछ तो एसेंशियल्स कहां बताए गए हैं? पढ़ो ना, सेक्शन 10 के अंदर जो इस एक्ट में पढ़ना है। एंड कुछ एसेंशियल बताए गए हैं कहां पर? सेक्शन 10 में नहीं है, बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एसेंशियल। क्या क्लियरली समझ में आ रहा है? बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एसेंशियल। क्या हो गया? तेज करना है? क्या हो गया? वहां बाहर आवाज आ रही है इसकी? अच्छा, मेरे को बाहर आवाज आ रही होगी इसकी। इधर सुनो यार, फोकस 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 फोकस। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो। पहला पार्ट सेक्शन 10 बताता है, दूसरा पार्ट सेक्शन 10 तो नहीं बताता, बट फिर भी ये जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कहां पढ़ेंगे? आने वाले पूरे के पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब बिना सारे बच्चे ध्यान से सुनना। पहली चीज क्या लिखी है? हां जी, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 10 बोलता है सबसे पहले वो क्या होगा? एग्रीमेंट। दूसरा पढ़ो ना, समझाऊंगा भी एक एक मिनट में। क्या होगा? फ्री कंसेंट। तीसरा, क्या एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? 18 साल से छोटा बच्चा? आंसर इज नो। पागल? एक इंसॉल्वेंट दिवालिया इंसान? नहीं। एलियन एनिमी का मतलब होता है जो विदेश का, जिसके पाकिस्तान जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। चौथा क्या बोला है? अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं कंसिडरेशन दे दूंगा, आस्था को 5 लाख रुपए, बट मृदुल को उड़ा दो, क्या इसकी कंसिडरेशन लॉफुल है? तो आंसर इज नो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं बना सकते। अगला क्या है? जो ऑब्जेक्ट है काम को करने का वो क्या हो? लीगल। क्या इलीगल ऑब्जेक्ट था? यस सर। इधर लास्ट क्या है? ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये अलग से। इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर आपके और मेरे बीच में कोई भी लड़ाई हुई तो तुम कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो क्या ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं? मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो। हां भाई, अगर सामान गंदा मिला तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, केस नहीं कर सकते हो। क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं आपके साथ? आंसर इज नो। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या माना जाएगा? वॉइड। वॉइड का मतलब होता है गलत। अभी के लिए क्या मान लो, वॉइड का मतलब क्या होता है? गलत, कैंसिल माना जाएगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। अलग होते हो। ध्यान से देखो भाई, टू पार्टीज, दो अदर देन सेक्शन 10 क्या है? सर कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितने पार्टी होनी चाहिए? क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। दूसरा क्या है? क्या हम लोगों ने पढ़ा था, यानी सोशल नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस या कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करने के लिए एंटर करना पड़ेगा। आगे आगे ऐसे नहीं समझ में आएंगे, अभी समझाता जाऊंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अभी सबसे पहले अदर देन सेक्शन 10 वाले पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं बताए गए, बट कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक।
क्या दो पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्या मैं अपने आप को अपना घर बेच लूंगा? आंसर इज नो। एक सेलर होना चाहिए और एक बायर। तो देर आर टू पार्टीज एंड वो दोनों की दोनों पार्टीज भी क्या होनी चाहिए? सर्टेन। क्या होने चाहिए? सर्टेन। देखो ध्यान से पढ़ो, हाईलाइट करना बस उतना जो आप अपने नोट्स में लिखोगे, बाद में घर जाकर लिख लेना आराम से नोट्स में। पहले वो कैपेसिटी में आएगा, बताऊंगा अभी, रुको। सबसे पहली चीज बिल्कुल बेसिक, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितनी पार्टीज? दो। पढ़ो जी फटाफट पढ़ो। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, तो ये लिख लेना आप अपने नोट्स में, एक इंसान खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। क्लियर है जी सब बच्चों को? आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन, ये नहीं करना आपको, बस इतने ध्यान से, इतने ही आप लोगों को लिखना है। नोटिंग कर लो, जिस बच्चों को करने फटाफट कर लो, लिखोगे घर जाके टाइम लग जाएगा, लिख लो फटाफट, कर लो, करो करो। ऐसे डाल लेना पहले, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग डालना पहले सारे बच्चे ऐसे। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? कवर्ड अंडर, एज गिवन लिख लेना, एज गिवन या कवर्ड कुछ भी, एज गिवन बाय सेक्शन 10 एनी अदर प्लेस, यानी कॉन्ट्रैक्ट के कहीं और लिखा है, सेक्शन 10 में नहीं लिखे। पहले हम एनी अदर वाले कर रहे हैं, ऐसे लो, अदर देन सेक्शन नंबर 10। तो पहले कौन से पॉइंट शुरू कर रहे हैं? अदर देन सेक्शन नंबर 10, बिल्कुल जनरल पॉइंट है। पहला, बायलेटरल होना चाहिए। टू पार्टी से भी अच्छा वर्ड लिखना हो तो लिख लो। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? टू पार्टीज। तो एग्जाम में बायलेटरल वर्ड लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। बायलेटरल का मतलब क्या होगा? कम से कम टू पार्टीज। तो वो लाइन इसमें मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिख लो फटाफट से। One cannot contract with himself, आई है। One cannot contract with himself। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? A contract involves at least two parties, one party making the offer and the other party accepting। समझ में आ रहा है सब बच्चों को इतना? तो बिल्कुल बेसिक से लर्न करना है कि सर कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी पार्टी, हमने पहले पढ़ा था ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो दो लोगों के बीच में होगा। आगे, सेकंड, पार्टीज मस्ट intend to create legal obligations। Parties must be intention या intend to create legal, क्या पहले से बताने लग रहा हूं स्टार्टिंग से मैं ये बात, यानी सोशल नेचर के इसके अंदर नहीं आएंगे, ओनली कौन से आएंगे?
लीगल नेचर के। तो एक बार पहले बुक से और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो निकाल के हमें यहां लिखना है कि हमारा मॉड्यूल भी इसमें कवर हो फटाफट से, क्योंकि जनरल हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को। ये केस काट देना ये आपका नहीं है, ये पहले सीए इंटर में होते थे, उठा के इन्होंने डाल दिया। टैक्स वैक्स वाला आप अभी समझोगे नहीं, फाउंडेशन में टैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अच्छा पहले वाले का एक बार एग्जांपल पढ़ लेना, क्या था टू पार्टीज वाले का, बिल्कुल बेसिक, लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो। डन है बिल्कुल। आगे पढ़ो जी। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में पढ़िए, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द, किसके पार्ट पे, पार्टीज, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन them. Social or domestic type of agreement are not enforceable in the court of law and hence they do not result into contract. क्या समझ में आ रहा है? तो क्या निकल के आया यहां से, there must be an intention on the parties to create legal relationship between them. सोशल, इसको बल्कि ये ना भी लिखो ना तो चल जाएगा, यहां से लिखो, सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बस ये लिखना आपको, फटाफट से लिखो। तो क्योंकि ये तो ऊपर से क्रिएट वो हो रहा है तो फालतू में कंटेंट नहीं बढ़ाना, टू द पॉइंट बात करने, लिखो इसमें सोशल और डोमेस्टिक types of agreements are not enforceable in the court and hence they do not result into contracts। इसलिए हम इसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। एवरीवन इज ओके, क्लियर है सबको? इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक बार। अच्छा एग्जाम्पल अपने आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, वो मॉड्यूल में ना सब अलग दिया है, वरना पूरे नोट्स भरते जाएंगे। हमारा टारगेट है ये 230 पेज का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में ना 70-80 पेज में लेके आना। क्या समझ में आ रहा है? टू द पॉइंट बात करनी, 70-80 नहीं तो 100 पेज मान लो, बट वो हाथ के ऐसे होंगे कि आप लोग ना 2 घंटे 3 घंटे में उसको पूरा पढ़ के रिवाइज कर लो। कहते ना क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? लेकिन इसमें क्या होगा, मॉड्यूल भी पूरा कवर करना है और जो क्वेश्चन या एग्जाम में लिखना है कंटेंट बस उतना ही हमें निकालना है उसमें से। देखिए जरा सारे बच्चे एग्जाम्पल फटाफट पढ़ो। पहला एग्जाम्पल क्या है? अ हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। जब वो इंडिया से बाहर रहता था तो उसने बोला कि मैं हर महीने तुझे ना वहां से इतना पैसा भेज दिया करूंगा कि हमारा घर बच्चे वगैरह चलते रहे। आगे, husband failed to pay the promised amount, wife sued him for the recovery of the amount। here अच्छा रुको, क्या कर सकती है वाइफ? हाउ मेनी से यस? अभी आवाज आई थी यस। आज तक ये क्या मतलब है? बोल के अपनी बात पे तो रहो। आंसर इज नो। here in this case wife could not recover as it was a social agreement and the parties do not intend to create any लीगल रिलेशन। ये केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको ना पूरी लाइफ टाइम बार बार ये केस सुनने के लिए मिलेगा, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। क्या समझ में आ रहा है? इस केस की रेफरेंस दे दो, भले आप लिखो मत इस केस के अंदर क्या था, बट ये मॉड्यूल में ना स्टार मार्क कर लेना सारे बच्चे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस वाले केस से, तो सारे बच्चे ने स्टार मार्क करके यहां केस जरूर लिखो। ऐसे बनाओ, देखो एक नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा, एग्जाम में ना कैची भी लगेंगे, पढ़ने में भी मजा आएगा। जहां केस लॉज हो ना वहां पे क्या बना देना, हैमर। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ना जहां में स्पेशल फोकस करना, वहां क्या बना देना, फिंगर वाला पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है? नोट्स बनाने में जब आप एग्जाम से पहले वाले दिन थ्योरी पेपर को रिवाइज करोगे ना तो बिल्कुल स्पेशल फोकस किन पॉइंट पे जाना चाहिए? जहां केस लॉज है तो हैमर आपके अपना आप नजर चली जाएगी, जहां फिंगर पॉइंट कर रखा है इट मींस यहां हमें स्पेशल फोकस करना है। तो आज के दिन से अप्रोच फॉलो करो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो देखना बहुत प्यारे नोट्स आप लोगों के बनके सामने आएंगे। क्लियर है जी? तो लिखो। तो यहां जहां भी मैं जिस भी टॉपिक पे मैं ये बनाऊंगा ना, इट मींस वो पॉइंट ऐसे होंगे, या तो वो क्रक्स होगा पूरे का, या वो क्या होगा जो आपको बार बार रिवाइज करना है। डन है? तो लिखो सारे बच्चे, ये केस लो का नाम लिख लो मेन।
बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ऐसे ऐसे अंदर नहीं लिखना कुछ भी, बस ऐसे लिख के छोड़ देना। क्या हुआ था, ऐसे याद आ जाएगा आपको। हस्बैंड गया था अब्रॉड एंड उसको वहां से वाइफ को ईच मंथ, एवरी मंथ या ईच मंथ कुछ भी लिख लो, क्या देना था, मेंटेनेंस। किसको, इफ डिफॉल्ट क्या वाइफ सूट कर सकती है? क्या क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं, मेमोरी में अपने आप स्टोर हो जाएगी चीज। और अगर ज्यादा है तो यहां ऐसे लिख लेना, रेफर मॉड्यूल। पेज नंबर भी डालना है तो वो डाल लेना कि आपको एग्जाम वाले दिन या कभी बाद में रिवीजन करनी है तो। क्लियर है सब बच्चों को? डन। चलिए अच्छा, हम लोगों को वादे करते हैं हमारे पेरेंट्स कि इस बार अगर 12th में तूने 90% मार्क्स ले लिए तो तुझे गाड़ी मिलेगी, बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। करते हैं? किस किस को वादा कर रखा है? शर्माना नहीं है, मतलब अभी जो बच्चों के पेपर हुए 12th वालों के, जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड, आपको क्या कर रखा है? मिल गया? नहीं, वादा तोड़वाना है मुझे। मतलब जिसको हमारे पेरेंट्स ने वादा किया हो कि इस बार तेरे 12th में इतने % मार्क्स आए, या बस पास पास के लिए कर रखा है कि बस पास हो जा तो मैं तेरे को ये दिलवा दूंगा। हाउ मेनी से जिसको नहीं 12th के जो पेपर होके थे ना तुम लोगों के, जिस बच्चे को वादा कर रखा कोई है ऐसा? क्या कर रखा है बताओ? मैकबुक, ठीक है। तो आपका क्या नाम? ईशान, दिशान। तो दिशान को उनके फादर ने ना एक वादा किया है कि दिशान 12th में कितने % मार्क्स? 90। अगर 90+ मार्क्स आए तो तुम्हें एक मैकबुक मिलेगी। क्या क्लियर है? अब दिशान के मार्क्स आ गए 94.5, ठीक है, खुश। अब ये अपने फादर के पास गया कि फादर साहब, उसके क्या कह रहे, दो इसको चपेट रखे, क्या कह रहे, 100 में से 100 क्यों नहीं आए? मैं नहीं दिलवा रहा। अच्छा, अब ये रो रहा है, घूम रहा है, मेरे पास आया कि सर आप एडवोकेट भी हो, मेरे फादर के अगेंस्ट केस करना है। देखो उन्होंने मेरे वादा तोड़ा। मैंने अपने आसपास वाले 2 लड़कियां बैठी थी, दोनों को बोला था कल से मैं क्लास में मैकबुक लाया करूंगा, देख मेरे इतने % नंबर आए हैं, मैं कल से मैकबुक लाया करूंगा। और मेरे फादर ने मुझे नहीं दिलवाया, मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे तो झंड होगी भाई क्लास में, मैं तो इंसल्ट होगी मेरी। अब मुझे बताओ, क्या आप अपने फादर के अगेंस्ट केस कर सकते हो? भावनात्मक होके नहीं, प्रैक्टिकली बताओ क्या कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है। पढ़ना जरा, फटाफट पढ़ना। मिस्टर लेखपाल एक पर्सन था, उन्होंने प्रॉमिस किया था 5 लाख रुपए मैं अपने बेटे को दूंगा अगर उसने सीए पास कर लिया तो बस, ठीक है। ऑन पासिंग द एग्जाम्स द सन क्लेम्स द मनी, हियर द सन कुड नॉट रिकवर इट एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप दिमाग में रहेगा। इलस्ट्रेशंस पेपर में बुक से पढ़नी है। हाँ जी, वो अपने आप ही कमा लेगा। सीए बन गया तो 5 लाख रुपए महीना, तो कोई बात नहीं। इधर देखो, मैं 12th में है ना, उनका एग्जाम्पल गलत है, मेरा ठीक है बिल्कुल। हाँ पढ़ो आगे, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 days. Here A intended to create legal relationship with B and hence the same is contract. On failure by B for making a payment on due date, A can sue him in the court of law. क्या ये ठीक है? गलत है एक्चुअली, इन्होंने बन दिया लेकिन इनकी ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, ये एग्जाम्पल गलत है। क्यों गलत है, कोई बच्चा बता सकता है? जो पुराने बैठे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कहीं से, वो मुझे आंसर दो। अमाउंट फिक्स नहीं है, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ सर्टेन कंसीडरेशन। अब इसमें लड़ाइयां नहीं होंगी बाद में कितना देना था। अब वो बोलता है मैं तो 10 रुपए देने के लिए बोला था। क्या समझ में आ रहा है? तो अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, बट ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तो आप मान सकते हो, चला लो। क्या यहां तक सब बच्चों क्लियर है? फटाफट से थर्ड हेडिंग डाल लो।
10 सेक्शन 10 कल करेंगे, आज जो अदर वाले ना वो हमें कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल जनरल वाले। फटाफट से थर्ड हेडिंग डालो, 1 2 3। तुम लोग भी बना रहे हो नोट्स, नहीं बना रहे? नहीं बना रहे अभिषेक, क्यों? बनाए हुए पहले के, खत्म हो गए नोट्स? अच्छा आगे रहेगी तो पीछे ले लो यार, बड़े गंदे गंदे एक्सक्यूज दे रहे हो। चलो देखिए देखिए देखिए, लिखो अदर फॉर्मेलिटीज टू बी complied with in certain cases. Other formalities to be complied with in certain cases. ये ना थोड़ा सा एक मतलब डालना नहीं चाहिए था सीए फाउंडेशन वालों को, बट डाला तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। देखो इन जनरल तो हमने बिल्कुल बेसिक क्या बात की, एक ऑफर होना चाहिए, एक उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हो सकता है ओरल हो जाए, हो सकता है राइटिंग में हो जाए, और कोई कंडक्ट से भी हो सकता है। इतना बिल्कुल बेसिक पढ़ा, बट एक बार हेडिंग बोलना, सारे बच्चे बोलना सामने, फटाफट बोलो। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। कुछ पर्टिकुलर केसेस में सिर्फ हमने जो बोला था ना, राइटिंग, ओरल, इंप्लाइड, वो ना से भी कई जगह कुछ और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होंगी जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना। एनीवन जो मुझे बता सकता हो, तुक्का भी लगा के सोच लो, क्या हमारे जीवन में हम सारे कॉन्ट्रैक्ट एम ही बस लिख के बोल के बना सकते हैं, या कहीं कुछ और फॉर्मेलिटीज भी दी गई होंगी? बोलो ना, अबे बोल। कोई काम की बात तो सेक्शन 10 में आएगा। अच्छी बात बताओ, कुछ और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज बनाने के टाइम को दिमाग में लेके आओ। आंसर सबको पता है, बस दिमाग को निकाल नहीं पा रहे हो। चलो ठीक है, एक और बात, लेकिन नेसेसरी नहीं है यार, नहीं, गलत आंसर, नेसेसरी नहीं है। वर्ड लिखा है क्या? ऑल अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड, जो आपको करनी पड़ेंगी जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सर आपने तो बोला था राइटिंग में होगा, ओरल होगा, इंप्लाइड होगा, तो मान लिया जाएगा। बट मैं आज अब बोल रहा हूं कि भले वो ओरल हो, भले आपने लिख भी लिया हो, छोड़ो ओरल तो छोड़ो, आपने लिख के भी किया है, फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, जब तक वो नेसेसरी चीजें आप कंप्लाई ना कर लो। यार वो तो सेक्शन 10 के है, वो तो नेसेस अलग चीज है। अदर देन बनाते टाइम पे आओ ना। एक्सेप्ट तभी तो होगा जब साइन करेंगे। एक मिनट, एक एक करके, हाँ बताओ। अच्छा चलो सुनो मेरी बात, क्या घर की रजिस्ट्री कभी करवाई है? क्या वो बस सिर्फ बनाने से और साइन करने से काम चल जाता है, या रजिस्ट्रार के पास भी लेके जाना पड़ता है, या स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है? यस और नो? तो क्या वो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज नहीं है? तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको एवं प्लेन कागज पे लिखने से और साइन करने से काम नहीं चलेगा, बोलने से मैं बोल दूं चलो आज के बाद ये घर तुम्हारा हुआ, हो जाएगा तुम्हारा? मैंने कागज पे लिख के दे दिया, लो इस पेपर पे लिख के दे दिया, लो घर तुम्हारा हुआ, हो जाएगा? तुमने भी हां कर दिया, साइन कर दिया, हो जाएगा? आंसर इज नो। मैं अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज गिफ्ट दे दूं आपको, मैं अपना घर आपको गिफ्ट दे दूं, क्या हो जाएगा? नो। तो क्या बोला गया है? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सिर्फ लिखने या बोलने से भी काम नहीं चलेगा, और एडिशनल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेंगे। लिखो इसको सारे बच्चे एक बार जो मैं लिखवा रहा हूं, क्या पता एग्जाम में आ जाए और बच्चे के दिमाग में अच्छा बस कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया ओरली तो हो जाएगा। तो यहां लो ने खुद ही बोला आपकी बुक में कि नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां सिर्फ बोलने और लिखने से काम नहीं चलेगा। लिखिए, लिखो इन जनरल, आपने क्या पढ़ा अभी तक? इन जनरल अ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये राइटिंग के लिए 2-3 चीजें होती है लिखने में। कई बार तो आप वर्ड यूज कर लो इन जनरल, समटाइम्स आप वर्ड यूज कर लो यूजुअली। समझ में आ रही बात? बात एक है, लिखने का तरीका अलग है। या तो आप इन जनरल यूज कर लो, आप या क्या कर लो यूजुअली।
बात ये किया बोलने का। तो ये आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्ड्स पावर। जो भी मैं वर्ड यूज करता हूं इनकी इंपॉर्टेंस समझो। या तो इसके लिए वर्ड यूज कर लो इन जनरल, या क्या वर्ड यूज कर लो जनरली। यूजुअली मतलब जनरली। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिटर्न और स्पोकन। समझ में आ रहा है सब बच्चों को बात? यूजुअली, जनरली देखा गया है कॉन्ट्रैक्ट या तो बोल के हो जाता है या लिख के। आगे इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देर इज no difference between a written contract and a spoken contract. That is both have सेम लीगल इफेक्ट। बोल सकते हैं लॉ की नजरों में दोनों की बराबर तवज्जो है, बराबर रिस्पेक्ट है। आप चाहे ओरली बना लो चाहे राइटिंग में बना लो, लॉ की नजरों में दोनों के दोनों सेम रहेंगे। बट in certain cases some contracts requires some other formalities as well to be complied with, before making an agreement, legally enforceable। किसी भी एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए कुछ कुछ जगह बोला ना, बट इन सर्टेन केसेस सम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सम अदर फॉर्मेलिटीज एज वेल टू बी कंप्लाइड विद बिफोर मेकिंग एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? लैंग्वेज आपकी मॉड्यूल की लैंग्वेज मैंने थोड़ी चेंज की है, जो मॉड्यूल के अंदर है थोड़ी इजी करके उसको लिखवाया है। आगे लिख लो इसमें कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। वो पता नहीं क्यों दिल बोल रहा है कि ये वाला आ सकता है वाला पॉइंट क्वेश्चन पेपर में। मतलब बच्चों का ना यूजुअली ध्यान नहीं होता, ऐसे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, खुद पढ़ने वाले बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ध्यान से यार इस वाले पॉइंट को ना स्पेशल मार्क करना, कौन कौन सा ऐसा केस हो सकता है। गैस वर्क आ भी सकता है, नहीं भी। मतलब ये मत बोलना कि कभी सर आपने बोला तो आएगा, हमने कई घंटे लगा के रट्टा मारा और नहीं आया, तो केस नहीं कर सकते। सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है ना, कोई लीगली एनफोर्सेबल राइट क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। सोशल स्यू नहीं कर सकते, कर लो, मेरा क्या लोगे यार। मेरे को ही अपना केस खुद से डिफेंड करना है। चलो इधर देखिए, दस वेयर, देखो चलो एक इसको ना और इजी करता हूं। दीज रिक्वायरमेंट्स आर, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या क्या होंगी। लिखो पहला,
एनी कॉन्ट्रैक्ट, आपको ना एक प्रैक्टिकली बात बताता हूं, एक ना लॉ होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। जब आप कभी भी जीवन में अगर एलएलबी करोगे या सीएस करोगे तो आपको ना एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। कभी सुना है घरों में रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्ट्री, तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर होती है। तो बड़े ध्यान से समझना, हर चीज की रजिस्ट्री नहीं होती है कभी भी। अच्छा, आप अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो क्या उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? आप पता नहीं कितने गिफ्ट एक दूसरे को बर्थडेज पे दे देते हो, वैलेंटाइन डे पे दे देते हो, दिवाली पे दे देते हो, होली पे दे देते हो, देते हैं ना गिफ्ट आपस में। तो क्या सब गिफ्ट की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? बट अगर आप किसी को जमीन यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दोगे तो क्या उसके ऊपर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? आंसर इज यस। चाहे वो 1 रुपए का भी है, उसके ऊपर क्या करवानी पड़ेगी? रजिस्ट्री। घर खरीद बेच रहे हो, क्या रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी? क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो? हाँ, मैं ऑफर कर रहा हूं घर का, आप बाय कर रहे हो घर, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा? बट क्या एट द सेम टाइम क्या उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी लगेगा? तो इन जनरल एक बात समझ लो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल होंगे तो वो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आ जाएंगे, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जनरल के साथ साथ क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे, उनके ऊपर दूसरे लॉ भी लगते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन लॉज को भी मानना पड़ेगा। जैसे अब अगर यहां मैं बात करूं, एनी कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड इन राइटिंग एंड, आपने सुना कभी जब रजिस्ट्री करवाते हो तो गवाह भी लेके जाते हैं, 2 गवाह। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि सिर्फ राइटिंग से काम नहीं चलेगा, आपने वो साइन किसके सामने मारे हो? गवाहों के सामने। लिखो, एनी कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड इन राइटिंग एंड मस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। समझ में आ रहा है बात? इसको बोलते हैं अटेस्टेशन करवाना। कभी सुना लाइफ में अटेस्टेशन करवाना? इसको बोलते हैं अगर हमें किसी गवाह के सामने साइन करना है और गवाह को हमारे सामने साइन करना है। कुछ कुछ लॉज में जब आप कभी भी घर खरीदोगे बेचोगे तो कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचोगे खरीदोगे तो वहां विटनेस के साइन होते हैं, ध्यान रखना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बोलता, अदर लॉज बोलते हैं। आगे लिख लो, और any law relating to registration of document requires every contracts relating to immovable property needs to be registered। अभी दिया था ना एग्जाम्पल, स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपको, सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट का एग्जांपल दिया जो आपकी बुक में है। अगर सेम आपने सुना है कभी भी कोई चीज को वैलिड बनाना है तो स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा, बट क्या कहीं पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात लिखी थी कि स्टैम्प पेपर बाय करना है? क्यों? क्योंकि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना उस टाइम भारत में स्टैम्प पेपर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और ये पुराना लॉ चलता आ रहा है, इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज भी ये चीजें ऐड नहीं की गई। अगर कभी फ्यूचर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो डेफिनेटली वहां सारी चीजें ऐड की जाएंगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, जब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा, जब तक वो किस पे नहीं बनेगा? स्टैम्प पेपर पे नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात सब बच्चों को? तो ये एक पॉइंट और आपके में, सर्टेनिटी इन मीनिंग। चौथा पॉइंट लिख लो। कितने हो गए हमारे? 3 हो गए थे कंप्लीट। 4th पॉइंट लिखो सारे बच्चे। क्या लिखो? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ये कोई बच्चा समझा सकता है बिना पढ़े? बिल्कुल छोटा सा है, मतलब जरा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। 1 पॉइंट हो रहा है, फिर हमारा आज का काम पूरा हो जाएगा। क्या मतलब? एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। मान लो अगर मैं बोल दूं मैं ना आपको बुक दे दूंगा, कौन सी?
सर अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, इसकी उसकी, कौन सी? अगर मैंने बोला, एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में है, सेलर ने बोला मैं आपको ना 5 टन ऑयल दे दूंगा, कौन सी चीज का ऑयल? बासमती ऑयल, किस चीज का ऑयल देना है आपको? अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? इनवैलिड, वॉइड माना जाएगा। देखिए लिखो, इसमें एक लाइन का है छोटा सा, ये तो लिखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। सर्टेन होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास दो गाड़ी, अब मैं बोल दूं मैं ना अपनी कार 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए में सेल करना चाह रहा हूं। अब एक बच्चे को पता है, मतलब जिसको मैं कह रहा हूं, जैसे इनको पता है, इसको अभिषेक को पता है, एक जीप कैंपस है जिसकी वैल्यू 28-30 लाख रुपए है, इसको लगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और मैं किसके बारे में बात कर रहा था? वैगनार के बारे में। तो मैं तो अपने एंड पे सोच रहा हूं वैगनार को बेचना चाह रहा हूं, और ये क्या सोच रहा है? लेकिन मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी कितने में सेल कर दूंगा आपको? 8 लाख रुपए की। ये कह रहा सर दे दो जल्दी, और लो जेब में से पैसे निकाले, लो पकड़ो। क्या मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्यों? सर्टेन नहीं है, वेग है। एक बार इसका ना एग्जांपल पढ़ लो सारे बच्चे, आपके बुक में क्या दिया है, पढ़ो जरा। कौन सी क्वालिटी का ऑयल देना है ये क्लियर नहीं है तो वेग है। अगला पढ़ना, इनडेफिनेट पीरियड के लिए मैं आपको लीज दे रहा हूं, कैसा करना लाउड है? नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन्ड, बट प्रैक्टिकली अलाउड होता है। हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए लीज दे सकते हैं, होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इन्होंने डाल दिया एग्जाम्पल तो ठीक है, आप लोग पढ़ लो, कोई बात नहीं। आगे लास्ट पॉइंट देख लो आज के दिन का, 5th पॉइंट लिखो सारे बच्चे फटाफट। possibility of performance of an agreement, possibility of performance of an agreement। हाँ जी, मैं कुछ ऐसा काम करने के लिए बोलूं जो एक्चुअली में करना पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इसको इन शॉर्ट क्या हम लिख दें? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म को, यानी कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? पॉसिबल टू परफॉर्म। अच्छा, मैं आपको बोल दूं काला जादू करके दिखाओ और मुझे ना यहां पे 4 क्या ताजमहल बना के दिखाओ, मैं आपको ना इसके बदले में 20 लाख रुपए 20 करोड़ रुपए दूंगा, क्या पॉसिबल है? कह रहे जो काम करने के लिए बोला गया ना वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल। अच्छा, मैं बोल रहा हूं उल्टे होके ना, अपने हाथों से उल्टे होके ना इस बिल्डिंग पे चढ़ के दिखाओ, नहीं उल्टे होके पैरों से, क्या पॉसिबल है चढ़ना? नो। तो काम ऐसा बोलो जो क्या हो? पॉसिबल हो। चांद तारे तोड़ के लाओ और वो तोतले बन जाते हैं हम उस टाइम पे, तो क्या पॉसिबल है जो हम उस टाइम वादे करते हैं? आंसर इज नो। तो लिखो सारे बच्चे इसके अंदर लास्ट चीज आज के दिन की, the terms of agreement should be capable of performance, capable of an agreement to do an act which is impossible in itself cannot be enforced। ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है अपने आप में, तो वो क्या नहीं होगा कभी भी? लॉफुल, लॉ की नजरों में एनफोर्स्ड
नहीं होगा। डन है सब बच्चों को? एक स्टेटमेंट लिख लो, कल है ना उसका आप अपने आप से आंसर लिख के लेके आओगे सारे बच्चे। एक स्टेटमेंट लिखो सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, हर बच्चे उसका आंसर देंगे। एक मिनट कर रहा हूं। आंसर नहीं देना अभी किसी को भी, चुपचाप, लेकिन आंसर कल प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हर बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में आंसर लिख के लेके आएंगे। डन है? ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट all contracts are not an agreement. All agreements are contracts, but all contracts are not an agreements. Comment on the following कर लेना, एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या लिख लो? कमेंट ऑन दिस। हर बच्चे का मैं चेक करूंगा प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब बच्चे से करके आओ। एंड जिन जिन ने एनरोलमेंट कर लिया है, पेमेंट कर दिया, वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर है, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बट 3 चीजें डाल के भेजना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, अपना नाम, ब्रांच, कौन सी ब्रांच है, लक्ष्मी नगर आपकी, तीसरी चीज सीए हो या सीएमए वाले हो, और लेवल फाउंडेशन हो या इंटर वाले। मैं सबको बोलता हूं तो मैं मिक्स ना हो जाए। फाउंडेशन लेवल सीए का है, सीएमए का है, अपना नाम और क्या भेजना है आपको, पर्पस भी जरूर भेज देना, फॉर द पर्पस ऑफ एडिशन ग्रुप। लेकिन वही भेजना जिन्होंने पेमेंट कर लिया है, विदाउट मतलब उसमें सिर्फ एनरोल्ड वाले बच्चों को ही मैं ऐड करूंगा। डन है जी? चलो तो ये नंबर है, इसको नोट कर लेना एंड देन इस पे व्हाट्सएप कर देना मुझे। क्या? हाँ तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं नहीं थोड़ा बोला ठीक लिखा है।